Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, जो ये आइडियोलॉजी थी, और रशियन रेवोल्यूशन क्या था। सोशलिज्म क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। सोशलिज्म मीन्स जब हम अ, समाज के अंदर किसी भी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई रिसोर्सेज हैं और वो इक्वल डिवाइडेड होते हैं। उस सोशल में रहने वाले जो लोग होते हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको इक्वली वो चीज़ें डिवाइडेड होती हैं तो वो सोशलिज्म कहलाता है। अब कैपिटलिज्म अभी तक आप देखते आ रहे हैं, जस्ट उसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें सोशलिज्म है। क्योंकि कैपिटलिज्म क्या होता है, किसी के वन हैंड में पावर होती है, यानी वो इतने बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, उद्योगपति होते हैं कि उनके हाथों में ही पावर होती है। उनके इतना पोटेंशियल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था न्यू मिडिल क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो प्रॉस्पर्स होती है, ट्रेड करके वो रिच बने थे, तो वो वोट डालने का अधिकार उनको ही मिलता है और वो नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कैपिटलिज्म है। लेकिन अब सोशलिज्म का आइडिया यूरोप में कैसे इमर्ज हुआ, कैसे उभर के आया, यानी कैसे अब लोग समझने लग गए कि भाई नहीं, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं इक्वली डिवाइड होने चाहिए, सबका इक्वली शेयर होना चाहिए। सोशल में वो इक्वली क्या होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, तो वो सोशलिज्म है। आईएसएम का मतलब होता है एक आइडियोलॉजी, यानी सोशल यानी समाज, और सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है। ठीक है, किसी भी वर्ड के पीछे जब आप ISM लगा हुआ देखते हो तो उसका मतलब है आइडियोलॉजी, किसी भी चीज़ की, यानी उस चीज़ की आइडियोलॉजी को देखना यानी फॉलो करना। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बेस पे हम देखेंगे यूरोप के अंदर ये आइडियोलॉजी कैसे आई और कैसे लोग कैपिटलिज्म के से अलग हटके एक सोशलिज्म का सोसाइटी बनाना चाहते थे, यानी सोसाइटी में जो चेंज आ रहे थे वो हम रीड करेंगे। द एज ऑफ सोशल चेंज, आपको पता है भाई सोशल चेंज तो होता ही है, कभी भी समाज के अंदर एक जैसी चीज़ नहीं रहती है। तो हम देखेंगे किस तरीके से अब सोशल चेंज आ रहा था। प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी, और वो आइडिया सर्कुलेट हो रहे थे कहाँ पे, यूरोप में। और किसके बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, यानी 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो चेंजेस आए थे, तो कौन से आइडिया लोगों को मिले, फ्रीडम के और इक्वालिटी के। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी सोसाइटी के अंदर अब चेंज का एक रास्ता खुल गया था, जिसकी वजह से एक सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दिया जा सके। एज यू रीड बिफोर, आपने देखा होगा कि 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी वो ब्रॉडली डिवाइडेड थी थ्री स्टेट्स में, तीन स्टेट्स थे। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट तो आपको पता है क्लर्जी, और सेकंड जो था नोबिलिटी यानी अरिस्टोक्रेसी सेकंड में थे, और फर्स्ट में जो चर्च यानी पादरी हुआ करते थे उनके हाथों में होता था। इनको जन्म से ही सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, विशेषाधिकार मिलते थे, और जो थर्ड स्टेट था वही टैक्स पे करता था, ये टैक्स लेते थे। तो इनके पास अरिस्टोक्रेसी के पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरदारी होती थी, उनसे इन ये आराम से क्या करते थे, सिर्फ उस ज़मीन पे अपने वर्कर्स रख के काम करवाते थे और वसूल करते थे उनसे पैसे लेना या कोई भी टैक्स वसूल करना। तो आरिस्टोक्रेसी और ये चर्च, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इन्होंने और सोशल इन्होंने क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। लेकिन आफ्टर रेवोल्यूशन जो आपने देखा फ्रेंच में 1789 में जो रेवोल्यूशन आया, जो फर्स्ट रेवोल्यूशन आया फ्रांस के अंदर, उसने बिल्कुल चेंज कर दिया। अब पॉसिबल था कि अब ये चीज़ें चेंज होंगी सडनली, जो आप देख रहे थे, यानी मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर, यूरोप में, एशिया में, अब ये न्यू आइडिया जो था इंडिविजुअल राइट्स का और कौन कंट्रोल करेगा सोशल पावर को, ये अब डिस्कस होने लगा था। इंडिया में भी देखेंगे तो राजा राम मोहन राय और जो डैरो जियो थे, वो बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस आइडिया की, जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी देखा हमने, फ्रीडम और इक्वलिटी का आइडिया मिला। तो उसके बारे में अब अदर यानी दूसरे प्लेसेस पे भी अब इस आइडिया के बारे में सब डिस्कस करने लगे थे, जो कि एक रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में लोगों को मिला। ऑब्वियसली आप खुद भी सोचो कि जो चीज़ आपने देखी नहीं है और वो आपको दिखाई देती है, तो जो कई बार लोग चाहते भी हैं या आप चाहते हो और वो आपको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। कैसे, जैसे कि पहले के जो फ़ोन थे और अब जो नया मॉडल फ़ोन आ रहा है, तो आप उसकी तरफ क्या होगे,
पुराने फ़ोन को छोड़ के नए फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ एक सामने नई दिखती है तो लोग उसकी तरफ उस आइडिया की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बिल्कुल जो नया आइडिया निकल के आया था इक्वलिटी का, फ्रीडम का, तो उसकी तरफ सब रेवोल्यूशन के बाद अब यूरोप के अंदर डिबेट होनी स्टार्ट हो गई थी। डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटी चेंज। जो कॉलोनीज डेवलप हुई थी, यानी जैसे कि कॉलोनीज क्या होती हैं, जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या बना लेती है, गुलाम बना लेती है अपना। तो जैसे कि इंडिया भी एक कॉलोनीज था, किसका, ब्रिटेन का। जो ब्रिटेन ने इसको क्या बना रखा था, अपना कॉलोनी। तो अब उसके अंदर भी डेवलप हो रहा था, यानी रीशेप हो रहा था, सोसाइटी के अंदर चेंज के आइडिया चलने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन आप देखेंगे तो जो ये आइडिया चल रहे थे, नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सभी लोग एक जैसा सोचें? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो ये आइडियाज़ इमर्ज हो रहे थे इक्वलिटी का, फ्रीडम का, तो नॉट एवरीवन, सभी नहीं चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अचानक से चेंज हो जाए सोसाइटी के अंदर, रातों रात चेंज हो जाए। तो इसका रिस्पॉन्सिस क्या हुआ, वरिड, यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग देखने को मिली सबकी थिंकिंग। कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, ग्रेजुअली शिफ्ट धीरे धीरे होना चाहिए, चेंज तो आए लेकिन धीरे धीरे आए। कुछ लोग कह रहे थे सोसाइटी में बहुत तेज़ी से रेडिकली चेंज होना चाहिए। और कुछ इसी में से जो इंस्टीट्यूशन है, ये आप देखेंगे पॉलिटिकल, जो आप देख रहे हैं कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल्स आइडियोलॉजी के लोग थे सोसाइटी के अंदर। आप जो देखेंगे तो ये अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, जो अलग अलग सोच, अलग अलग आइडियोलॉजी रखते हैं, किसको लेकर, चेंजेस को लेके, कि भाई चेंज ठीक है, हम मानते हैं सोसाइटी में चेंज आता है, लेकिन कैसे आना चाहिए, हाउ। तो वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं अलग अलग सोच के लोग। तो वो हम देखेंगे, जो ये टर्म है रियली मीन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, उस समय में इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या था। अब जो ये आप देखेंगे पॉलिटिक्स कंट्रास्ट में, जो ये विचारधारा आप देख रहे हैं, तो क्या ये सब सेम थी, सबकी जो थिंकिंग है। और अगर हमें रिमेंबर रखना चाहिए, कोई भी जो वर्ड होता है, जैसे हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं या कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम हर किसी का मीनिंग चेंज होता रहता है, समय के साथ उसमें चेंजेस आता रहता है, हर चीज़ हर सिचुएशन में एक जैसी नहीं होती है। तो उस टाइम की अगर हम देखें पॉलिटिकल ट्रेडिशन, जो ये आप देखेंगे पॉलिटिकल ट्रेडिशन कौन कौन से, कंजर्वेटिव हैं, रेडिकल्स हैं, लिबरल्स हैं। तो ये 19th सेंचुरी में किस तरीके का इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे, हम देखेंगे और फोकस करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स उस टाइम पे क्या चल रहे थे, किस तरीके से बिल्कुल रेडिकल चेंज आ रहा था, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। और रेवोल्यूशन रशिया का देखेंगे, और देखेंगे सोशलिज्म जो था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया बना, जिसने एक सोसाइटी को शेप दी 20th सेंचुरी में। तो सोशलिज्म की तरफ सब अट्रैक्ट हो रहे थे, यानी सब कैपिटलिज्म को छोड़ के किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, सोशलिज्म, यानी शिफ्ट हो रहा था आइडिया। तो उस आइडियोलॉजी को देखेंगे और देखेंगे सोसाइटी के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के जो फिलोसफर थे या थिंकिंग रख रहे थे लोग, वो क्या चाहते थे। लिबरल्स क्या चाहते थे, सबसे पहले वन ऑफ द ग्रुप ऑफ लुक टू चेंज द सोसाइटी वर द लिबरल्स। ये सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग थे, जो बहुत ज़्यादा खुले विचार वाले थे। तो ये चाहते थे सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो और फ्रीडम मिले, लिबरल हो हमारा नेशन, मतलब वो नेशन चाहते थे बने लिबरल्स। और क्या वो चाहते थे सभी धर्म, यानी जितने भी रिलीजियन हैं सभी होने चाहिए, और सबको वैल्यू होनी चाहिए किसी भी एक कंट्री में। वी शुड रिमेंबर, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए यूरोपियन स्टेट्स में पहले क्या था, डिस्क्रिमिनेटेड होती थी फेवर ऑफ वन रिलीजन, यानी हमेशा वन रिलीजन की फेवर में ही मोस्टली हमने देखा था, रीड करा था, कितना डिस्क्रिमिनेट होता था दूसरों के साथ। और जैसे कि ब्रिटेन के एग्जांपल देखें तो वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करते हैं, और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन है वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लिबरल्स कहते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिबरल्स क्या किसके अपोज हैं, डायनेस्टिक रूलर्स के अगेंस्ट हैं, कि वो पावर वन हैंड में नहीं होनी चाहिए। वो चाहते हैं सेफ गार्ड ऑफ राइट इंडिविजुअल, यानी हमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। क्योंकि जो मोनार्की होती है, जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो, जो एक राजा होता है वो सारे प्रिविलेजेस को क्या करता है, एंजॉय करता है। और जो वहाँ के सिटीज़न होते हैं या लोग होते हैं, उनके राइट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो कहते हैं कि हमें
हमारे भी राइट्स होने चाहिए जो वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं लोगों के। दे आर्ग्यू फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, और कहते हैं गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो वो चाहते थे। और कहते थे कि एक वेल ट्रेन ज्यूरी होनी चाहिए, यानी लॉ को जो इंटरप्रेट कर सके, समझा सके, और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, रूलर्स और ऑफिशियल्स के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। यानी सबको लॉ का डर होना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबकी पावर को सीज कर सके, कोई ना कोई कंट्रोल कर सके। एक ऐसा स्पेशल जुडिशरी होनी चाहिए। और डेमोक्रेट्स, फिर भी हम इनको नहीं कहेंगे कि लिबरल डेमोक्रेट्स हैं। क्यों नहीं कह सकते? कि चाहे वो कितने भी ओपन माइंडेड हैं, लिबरल को हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, जो लिबरल है हम उनको ये नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो बात करते हैं डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए, राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, यानी सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ उनको होना चाहिए, उन मैंस को होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, जो न्यू मिडिल क्लास है, उन्होंने नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन करी थी, तो उन्होंने राइट्स किसको दिया था? जिसके पास प्रॉपर्टी है। और वुमेन्स को भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लिबरल्स ठीक है, ओपन माइंडेड हैं, चेंज चाहते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं हैं। लेकिन इनके कंट्रास्ट में हम देखें, और न्यू मिडिल क्लास कौन सी क्लास थी स्टूडेंट? एक प्रॉस्पर क्लास है, एक रिच क्लास है, यानी जिसे कहेंगे जो ट्रेड करके प्रॉस्पर्स बनी है, रिच क्लास बनी है। और उसी के कंट्रास्ट में अगर हम रेडिकल की बात करें तो ये एक लोअर क्लास है, जो लेबर की क्लास है, यानी जो मज़दूरों की क्लास है। जो तो रेडिकल्स उसमें लोअर क्लास के लोग आते हैं। अब ये भी नेशन बनाने की बात करते हैं, लेकिन या ये कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन से गवर्नमेंट बननी चाहिए, उसके बेस पे बननी चाहिए, यानी सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। मैनी सपोर्ट वुमेन सफ़र ग्रेट्स मूवमेंट्स, यानी वुमेन्स को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, के फेवर में है रेडिकल्स। और अगर हम देखें लिबरल के कंट्रास्ट में, तो अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ये किसके खिलाफ हैं? कि भाई जो बड़े हैं पूरा उस पर राइट रख लेते हैं, और रिच ऑनर हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, और उनके हाथों में सारी पावर होती है, वो नहीं होना चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, जिसको रखनी है, जिसके पास होनी चाहिए। पर वो कहते हैं रेडिकल आइडियोलॉजी के जो पर्सन है कि बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू, लेकिन कुछ के हाथों में सिर्फ पावर हो वो गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा कंट्री के अंदर जो मोस्टली जो अगर कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है तो वो जैसे चाहे चला सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेट वहाँ पे लोगों का ज़्यादा होता है। ये तो था रेडिकल्स। अभी हमने दो आइडियोलॉजी पढ़ ली। तीसरी आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिव्स, यानी जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी जिसके अंदर आरिस्टोक्रेसी आते हैं, जो नोबिलिटी फैमिली नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स जो राजा के रिलेशन में हुआ करते थे। तो ये तो अपोज ही करेंगे ना रेडिकल्स और लिबरल्स को, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आप पावर में हो, आपके हाथों में पावर है, तो आप थोड़ी चाहोगे कि मेरे हाथों में पावर निकल जाए। तो ये रेडिकल और लिबरल्स तो क्या चाह रहे थे कि चेंज आ जाए, अभी गवर्नमेंट आए। और ये राजा जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो मुनार्क है, वो थोड़ी चाहेंगे कि चेंजेस आ जाए। तो लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में, तो उसके बाद कंजर्वेटिव्स को समझ आ गया था, उनके माइंड में पता चल गया था कि अब चेंज तो आएगा ही भाई, उसकी नीड है भी। अर्लियर जो 18 सेंचुरी में कंजर्वेटिव सोचा करते थे, अपोज थे आइडिया ऑफ चेंज के, लेकिन अब वो एग्री हो गए क्योंकि उनको पता चल गया था। तो 19 सेंचुरी के आते आते उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चेंज करो, क्योंकि वो इनएबिटेबल है, उसको रोका नहीं जा सकता। बट बिलीव द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्ट एंड सम चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। लेकिन क्या कहते थे कंजर्वेटिव्स? चेंज करो, लेकिन हमारे जो पास्ट है ना, राजा बोलते हैं कि जो हमारा पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई हमें उखाड़ के फेंक दो और बस ठीक है। क्योंकि हमारा भी एक पास्ट है, हमने भी अचीव करा है, तो हमारी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, और स्लो प्रोसेस से चेंज लेकर आओ। तो ये कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी है। तो हम देख रहे हैं कि जो आप पॉलिटिकल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, या जिस तरीके से आइडियोलॉजी है लोगों की, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, तो किसकी किसकी कैसी सोच है सोसाइटी के अंदर चेंज को लेके।
अब यहाँ पे आप देखें सोशल जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आइडियोलॉजी क्लैश कर रही है आपस में उनकी आइडियाज़ की। तो इसी को देखेंगे हम, सोशल और पॉलिटिकल जो टर्मोइन देखने को मिलेगा, उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि समाज के अंदर अब भाई सबको क्या चाहिए था, चेंज चाहिए। अब यहाँ पे रेवोल्यूशन आता है, अटेम्प्ट करते हैं एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है 19th सेंचुरी में, वो एक हेल्प करेगा डिफाइन करने में लिमिट्स द पोटेंशियल्स ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज, यानी किसकी कैसी टेंडेंसीज थी पॉलिटिकल की, वो अब हम देखेंगे। यानी अब आप देखेंगे भाई, ये तो आपने देखा सोसाइटी के अंदर कैसी आइडियोलॉजी थी, अब देखेंगे सोसाइटी के अंदर कैसे कैसे चेंज आ रहे थे। स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री सोसाइटी से, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेंड्स, अब भाई क्या मतलब है कि न्यू टाइम आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है। इट वॉज द टाइम, ये ऐसा टाइम था प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, यानी बिल्कुल सोशल और इकोनॉमिक चेंज आ रहा था। इकोनॉमिक चेंज कैसे आ रहा था, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो क्या होगा, न्यू सिटीज़ डेवलप होंगी, न्यू सिटीज़ डेवलप होंगी तो वहाँ पे रेलवे एक्सपेंड होना और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्री इंक्रीज़ होती हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन क्या है, बनेगा, वो मार्केट में जाके सेल होगा, और सेल होगा तो भाई लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट होगी, तो दैट मीन्स इकोनॉमिक चेंज तो आएगा ही। और सोशल चेंज कैसे आ रहा है, क्योंकि न्यू सिटीज़ जो हैं डेवलप हो रही हैं, क्योंकि सिटीज़ जब भी डेवलप होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, फैसिलिटीज़ पहले से ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ तो गया, लेकिन वो अपने साथ क्या लेकर आया, प्रॉब्लम लेकर आया। कैसी प्रॉब्लम लेकर आया, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डेंजरस सिचुएशन थी लोगों के लिए। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी फैक्ट्रीज में आ चुके थे, काम करने लग गए थे। अब वर्क जो थे, उनके काम के जो टाइम था बहुत ज़्यादा लंबा था, वेजिस जो मजदूरी मिलती थी बहुत कम मिलती थी, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन ही था। क्यों, अगर हम देखें पर्टिकुलरली टाइम्स ऑफ लो डिमांडेड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि शुरू शुरू में स्टूडेंट जब इंडस्ट्री लगी थी तो इतना थोड़ी डिमांड थी, लो डिमांड थी प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, लोगों को इतना काम थोड़ी मिलेगा कि जितना वो एक्सेप्ट करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी था। साथ में जो न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी, जो इंडस्ट्री के आसपास के जो वहाँ लोग रहने आ रहे थे, यानी सिटी से टाउन, वो गांव से जो अब लोग आते थे सिटीज़ में रहने के लिए, तो पॉपुलेशन वहाँ इंक्रीज़ हो गई, तो हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टाउन्स में बढ़ गई बहुत तेज़ी से। अब लिबरल्स और रेडिकल्स सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि इस बाहर कैसे आए। अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, मोस्टली जो प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी पे किसकी होती है, किसी इंडिविजुअल्स की होती है जिसपे वो फैक्ट्री लगाता है, कोई एक मालिक होता है मतलब पूरी उस प्रॉपर्टी का। और लिबरल्स और रेडिकल्स खुद भी ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑनर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वालों में से ही एक थे। तो वो पता था कि अगर वेल्थ जो उन्होंने उनको मिली है ट्रेड से या इंडस्ट्रियल वेंचर से जो उन्होंने कमाई है, दे फेल्ट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज। वो और भी ज़्यादा एफर्ट एनकरेज जब हो सकता है जब ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि जो वर्क फोर्स है हम अचीव कर सकते हैं इफ़ जो हमारी वर्क फोर्स है इकोनॉमिक इन द इकोनॉमिक वॉज हेल्दी एंड सिटीज़न वर एजुकेटेड। अगर वो हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे सिटीज़न, जो लाइका किसी भी फैक्ट्री में अगर काम करने वाले वर्कर हैं, अगर वो वहाँ के हेल्दी सिटीज़न होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो सीधी सी बात है ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन लोगों को समझ आ गया था कि भाई ट्रेड से ये वेल्दी बने हैं, रिच बने, तो इनको सारी सिचुएशन पता है अच्छे से। अब ये क्या करते हैं, अपोज टू द प्रिविलेज ओल्ड ऑरिस्टोक्रेसी एंड बर्थ, जन्म से जो विशेषाधिकार मिल जाते हैं लोगों को, इसके खिलाफ हैं ये लिबरल और रेडिकल्स के। भाई जैसे कि एक जना है वो इंडिविजुअल पूरा फैक्ट्री लगा लेता है, उसका सारा प्रॉफिट सारा मार्जिन किसी एक व्यक्ति को मिलता है, लेबर बेचारा कुछ नहीं करता, उसके हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो उसके तो चेंज नहीं हो रहे ना। तो यहाँ पे वो बिलीव करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, यानी
के जो एफर्ट्स हैं किसी एक व्यक्ति के या लेबर है या इंटरप्राइजेज हैं उस पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल अगर दे दी जाए तो उससे क्या होगा, जो पुअर हैं जो लेबर हैं वो अर्न कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं, सोसाइटी में वो डेवलप कर सकते हैं। मैनी वर्किंग मैन इसी फ़िलॉसफ़ी को देखते हुए मैन वुमेन्स जो चेंज चाहते थे कि हाँ चेंज होना चाहिए, तो वो वर्ल्ड के अंदर जो ऐसी रैलिड थी यानी अराउंड ऑफ लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के पास वो अपने बनाने लगे ग्रुप, और जो पार्टीज़ थी उसमें ज्वाइन होने लगे। और ये हम कब की बात कर रहे हैं, अर्ली 19th सेंचुरी की। यानी रेडिकल और लिबरल इस सिचुएशन को चाहते थे कि कंडीशन वर्कर्स की चेंज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक आदमी जो फैक्ट्री लगा रहा है, एक जो बहुत रिच है वो बहुत रिच हो जाता है, वो थोड़ी इस सिचुएशन को देखता है कि भाई हाँ क्या वर्कर्स की कंडीशन है, वर्कर्स की कंडीशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो चाहते थे रेवोल्यूशन करना और एंड करना काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट का जो कि यूरोप के अंदर 1815 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी मोनार्की। क्योंकि आपने देखा था ना 1815 में मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाती है, तो ये चीज़ मोनार्की का एंड करना चाहते हैं, रेवोल्यूशन चाहते हैं। अब देखेंगे जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया सभी ऐसे रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं, यानी जो चेंज चाहते हैं और वो ओवरथ्रो कर देना चाहते हैं मोनार्की को, जो एग्जिटिंग है इस टाइम पे मोनार्की, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं और राजाओं को सिंहासन पे जो बैठे हुए हैं उनको हटा देना चाहते हैं। नेशनलिस्ट बात करते हैं रेवोल्यूशंस की और एक नेशन बनाने की। तो जो ये नेशनलिस्ट होते हैं जो रास्ते में चेंज चाहते हैं, चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये जो नेशनलिस्ट हैं इनको आप रेवोल्यूशनरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो चेंज चाहते हैं, सीधी सी बात है अपने कंट्री में, तो वो नेशन क्रिएट करना चाहते हैं एंड ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स, और सबके इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। 1815 में अगर आप एग्जांपल देखेंगे जो गैसेपे मेज़ेनी का है, कि जो इटलियन के जो नेशनलिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैसे चेंज चाहते थे, और जिसको हम कह सकते हैं कि भाई वो एक तरीके का कॉन्स्पर्ट करते हैं अपने कॉन्स्पेरेंसी, जिसको कह सकते हैं यानी साजिश करते हैं, कॉन्स्पर्ट करते हैं किसके साथ, अचीव दिस इन इटली, इटली के अंदर नेशन स्टेट बनाने के लिए जो वो रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने हेल्प लोगों के साथ मिलकर। तो यहाँ एक एग्जांपल बताया है कि ये एक रेवोल्यूशन का एग्जांपल है, एक रेवोल्यूशनरी हैं, ये एक नेशनलिस्ट हैं जो चेंज चाहते हैं, मोनार्की को ख़त्म करना चाहते हैं और इटली को नेशन बनाना चाहते हैं। और इनके आइडिया को इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया में भी इनकी राइटिंग को पढ़ा गया, क्योंकि ये एक ऐसे फिलोसफर थे जो कि चेंज चाहते थे और मतलब चाहते थे कि भाई हाँ नेशन बने और जो मोनार्की सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि 1815 में जब मोनार्की आ गया था तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेट, अब ये जो रेवोल्यूशनरी थे जो नेशनलिस्ट थे सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं उनके अगेंस्ट, उनको ख़त्म करने के लिए। अब देखेंगे हम कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे आया। जो ये आप आइडियोलॉजी देख रहे हो कि इक्वल शेयर होना चाहिए, किसी एक हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ में अगर पावर चली जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यूरोप में कैसे ये आइडिया आ जाता है, क्योंकि जो ये विज़न है सोसाइटी के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से आ जाएगा। सोशलिज्म का आइडिया ही अपने आप में एक बहुत ब्रॉड है, मतलब इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो मिड 19th सेंचुरी में अगर हम देखें यूरोप के अंदर सोशलिज्म वेल एंड बॉडी आइडिया ऑफ द अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन, सबकी अटेंशन इसकी तरफ आ चुकी थी, क्योंकि सभी सोशलिज्म को चाहते थे, क्योंकि सब कैपिटलिज्म से क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में ही प्रॉपर्टी के होने की वजह से सोशलिस्ट समझते थे। सोशलिस्ट क्या होते हैं, जो समाजकर्ता होते हैं, जो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, यानी सोशलिस्ट जो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो कर रहे हैं। ये सोशलिज्म का आइडिया एक ऐसी अटेंशन क्रिएट कर रहा था, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि एक ये ऐसा आइडिया था जिससे उनको लग रहा था कि हाँ राहत मिलने वाली है, क्योंकि कैपिटलिज्म में तो क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ में ही पावर होती है, लेकिन सोशलिज्म के आइडिया एक ऐसा आइडिया है कि उसमें समाज में रहने वाले सबको इक्वली शेयर मिलता है, चाहे कुछ भी रिसोर्सेज क्यों ना हो।
सोशलिस्ट किसके अगेंस्ट खड़े होते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो मानते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ समाज के अंदर यही है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल खुद ही ऑनर होते हैं प्रॉपर्टी के उनके, तो वो एम्प्लॉयमेंट अगर देते भी हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, तो उनका ही मोस्टली कंसंट्रेट किस पे रहता है? कंसर्न रहता है ज़्यादा प्रॉफिट पे, क्योंकि वो ऑनर है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो रोजगार दे भी रहे हैं, तो उनका कंसर्न किस पे रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पे, ना कि वेलफेयर। वो वर्कर्स के बारे में या वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे। और जो लेबर है, जो प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव है, यानी प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी पे काम करने वाला तो लेबर ही है ना, जो प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्टिव कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सोचेगा कोई भी, ये जो लैंड ओनर्स होते हैं। तो सोशलिस्ट कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सो इफ society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest। अगर हम देखें सोसाइटी होल, यानी सबका कंट्रोल में होगी सोसाइटी, पूरे समाज का उस पर कंट्रोल होगा, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल का कंट्रोल होगा प्रॉपर्टी पे, तो इससे क्या होगा? मोर अटेंशन वुड बी पेड आ कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। इससे क्या होगा? मोस्टली कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट लोगों का बढ़ेगा, अटेंशन उसकी तरफ इंक्रीज होगी, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और सोशलिस्ट कहते हैं वांटेड दिस चेंज, कंपेन फॉर इट, और इसी चेंज के लिए सोशलिस्ट वर्क करते हैं, कंपेन करते हैं कि भाई हाँ चेंज होना चाहिए। लेकिन अब जो ये चेंज है, तो ठीक है, अगर भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑपरेट, हाउ कुड अ सोसाइटी, तो सोसाइटी कैसी होगी अगर कोई ऑपरेट नहीं करेगा? क्योंकि अभी तो इंडिविजुअली कोई प्राइवेट है, जो इंडिविजुअल है प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है और वो उसको चला रहा है, तो कौन चलाएगा? तो अगर हम देखें तो कम्युनिटी चलाएगी, यानी कोऑपरेटिव कम्युनिटी चलाएगी, किसको? सोसाइटी को। और इसका बेस क्या होगा? गवर्नमेंट। यानी जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी है किसके बेसिस पे चले? गवर्नमेंट के बेस पे। तो उसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या है और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? क्योंकि अगर इंडिविजुअल के हाथ में, किसी एक के हाथ में प्रॉपर्टी नहीं है और सबके हाथ में है, तो उसको डिस्कस करेंगे क्या फ़ायदे हैं। तो कुछ लोगों ने इसको लेकर, अब सोशलिस्ट थे जिन्होंने ये विज़न दिया है डिफरेंट डिफरेंट, जो कि विश्वास करते थे कॉपरेटिव्स पे। कॉपरेटिव्स क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसी जिसे कह सकते हैं कम्युनिटी होती है, यानी एक एसोसिएशन होती है पीपल्स की, ये लोग एक साथ मिलके काम करें। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर और अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग, यानी प्रॉफिट फिर इनमें आपस में क्या हो जाता है? डिवाइडेड हो जाता है, तो उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। रॉबर्ट ओवेन इसमें क्या देते हैं? अपना एक विज़न देते हैं, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, जो कि ये क्या हैं जो इसमें बताया है रॉबर्ट का, तो ये क्या है? इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, इंडस्ट्री इन्होंने सेटअप करी यूएसए में। और ये इनका जो विज़न था, यूटोपियन विज़न, क्या चाहते थे? ये एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी के थ्रू। और इंडिविजुअल फोकस को बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी कोऑपरेटिव कम्युनिटी संभाले मतलब उस प्रॉपर्टी को या किसी भी इंडस्ट्री को। इंग्लिश मैन्युफैक्चर, और ये एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाते हैं जिसका नाम है न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए में। ठीक है, इनका तो ये विचार था, क्या था रॉबर्ट ओवेन का, कि ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बात करते हैं, यानी जिस पे किसी एक का अधिकार ना हो। ये इनिशिएटिव करते हैं, किसको इनिशिएटिव कर रहे हैं? कलेक्टिव इंडिविजुअल, यानी सबका राइट होना चाहिए, सब अपना अपना काम कर लो, किसी एक का राइट क्यों हो भाई? सब अपना अपना काम करो और सबका राइट होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब फ्रांस के अंदर यही एग्जांपल देखिए, लुइस ब्लैंक क्या कहते हैं? वो कहते हैं ठीक है कोऑपरेटिव तो होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको कोऑपरेट करे, हेल्प करे, रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। अगर हमें कैपिटलिस्ट को हटाना है तो गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एसोसिएट करेगी, लोगों को हेल्प करेगी, पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर, कि अकेला कोई पर्सन इस चीज़ को नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अगर उन लोगों को एसोसिएट करे, ग्रुप में लेकर आए और उनको काम करने के लिए इकट्ठा करे और उनका प्रॉफिट शेयर करे, तो ही ज़्यादा बेस्ट है। यानी यहाँ पे लुइस लुइस ब्लैंक एक स्टेप आगे जाकर
रॉबर्ट जो ओवेन है उनसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके एक आइडिया देते हैं, गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए कोऑपरेटिव्स, तो ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा। कार्ल मार्क्स का आइडिया और क्या था, फेडरिक एंगल का जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी आइडियोलॉजी पे हम आर्गूमेंट करेंगे। ये क्या थे, मतलब इंडस्ट्री सोसाइटी वॉज कैपिटल, जो कैपिटलिस्ट हैं उसके अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि जो कैपिटलिस्ट हैं, यानी जो फैक्ट्री है वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करता है कौन, एक ऑनर करता है, और सारा प्रॉफिट वो कैपिटलिस्ट लेके चला जाता है और वर्कर्स के द्वारा वो प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि एक बंदा सारा प्रॉफिट ले गया कमा के, ठीक है उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रोडक्ट तो वर्कर्स कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं मिल रहा। अब जो ये थे इंग्लैंड के थे, वहाँ सॉरी जो कार्ल मार्क्स हैं वो जर्मनी के हैं, और फिर ये जाते हैं इंग्लैंड में स्टडी करने के लिए। वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है किससे, फ्रेडरिक एंजल से, और ये वहाँ दोनों मिलके लिखते हैं और इतना पावरफुल लिखते हैं कि वहाँ पे रेवोल्यूशन आता है रशिया में, इनकी आइडियोलॉजी पे वर्क होता है। क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी जो आइडियोलॉजी है मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं इनकी आइडियोलॉजी है कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज अ लॉन्ग एज प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल, एक बंदे का अधिकार रहेगा, किसी एक का अधिकार रहेगा पूरी संपत्ति पे, वही सारा प्रॉफिट ले लेता है, तो वर्कर्स की कंडीशन तो कभी चेंज होगी ही नहीं। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, अगर वर्कर्स कैपिटलिज्म को खाड़ के फेंक दें और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खुद वर्कर्स अधिकार कर लें, तो मार्क्स विश्वास करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी है कि वो अगर अपने आप को फ्री करवा लें कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, यानी जो एक जो अधिकार में सारा प्रॉफिट कमा लेता है, पूरी संपत्ति पे उसका अधिकार होता है और सारा फायदा वो कैपिटलिस्ट ले जाता है, तो वो उससे अपने आप को वर्कर्स खुद बचा सकते हैं। वर्कर को क्या चाहिए, वो कंस्ट्रक्ट करें कि रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, मतलब चेंज करें सोसाइटी को। वर कैसे करें, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल, यानी जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी पूरे समाज की होगी, किसी एक की नहीं होगी, कुछ के हाथों में प्रॉपर्टी ना हो, और हो तो सबकी होनी चाहिए, जितने भी वहाँ समाज में रहने वाले लोग हैं। और ये कौन कर सकता है, वर्कर्स ही कर सकते हैं। अगर वो कैपिटलिज्म को चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें के कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से उनको बाहर आना पड़ेगा, उनको खाड़ के फेंकना पड़ेगा। और वो कन्विंस करते हैं कि वर्कर्स जब भी जीत सकते हैं इन देयर कॉन्फ्लिक्ट में कैपिटलिस्ट के साथ, वही जीत सकते हैं। और कम्युनिस्ट सोसाइटी नेचुरल सोसाइटी है एक फ्यूचर के लिए। मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी है क्या, कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब हम कह सकते हैं स्टूडेंट, एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि कलेक्टिव इंडिविजुअल हैं, यानी जिसमें सबका एक एसोसिएशन ऑफ पीपल वर्किंग करे इकट्ठा होके, तो वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है। और ये किसकी हेल्प से होगी, गवर्नमेंट एजेंट का काम करेगी कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने में। और ये पहले आप देख रहे हो कैपिटलिज्म है, फिर बीच में गवर्नमेंट अगर आ जाए तो कम्युनिस्ट सोसाइटी मिल जाएगी। मतलब यहाँ से आप देखने को मिलेगा आपको कि किस तरीके से कैपिटलिज्म गवर्नमेंट के थ्रू, एजेंट जो गवर्नमेंट बनी है और कम्युनिस्ट सोसाइटी में चेंज हो रही है, और यहाँ पे एक रशियन रेवोल्यूशन आने में इसका क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी यानी जो एक कलेक्टिव इंडिविजुअल है, यानी जिस पे सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है, तो वो एक नेचुरल सोसाइटी बन जाएगी फ्यूचर में। अगर वर्कर्स चाहें तो ये सब काम कर सकते हैं। और मार्क्स का ये आइडिया है कि वो बिलीव करते हैं कि किसी एक की प्रॉपर्टी ना होके सबकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी थी। अब इस आइडियोलॉजी को, जो ये सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है, यूरोप के अंदर स्प्रेड होता है 1870 में। सोशलिस्ट के जो आइडिया आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने कार्ल मार्क्स का पढ़ा और लुइस ब्लैंक का पढ़ा और रॉबर्ट ओवेन का पढ़ा, ये जो आइडिया आप पढ़ रहे हो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, यूरोप के अंदर। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। अब इंटरनेशनल बॉडी क्या है और इसे सेकंड इंटरनेशनल बॉडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट तो कौन सी है, स्टूडेंट कैपिटलिज्म। उसके बाद ये कौन सी बॉडी आई है, ये आई है जो सोशलिज्म की है, ये सेकंड बॉडी है, तो इसको हम सेकंड इंटरनेशनल बॉडी कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि पहले तो कैपिटलिज्म ही चल रहा था ना, सोशलिज्म तो शिफ्ट हो रहा है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यूरोप के अंदर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं कि सोशलिस्ट क्या करें, एक इंटरनेशनल बॉडी बना रहे हैं जिसका नाम सेकंड इंटरनेशनल बॉडी है। यानी छोटी छोटी जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो चेंजेस चाहती हैं, वो इनके साथ मिलकर क्या कर रही हैं, एक बड़ी बॉडी बना रही हैं। ये अलग अलग जगहों में हो रहा था, इंग्लैंड में देखें, जर्मनी में देखें, तो ऐसी एसोसिएशन बननी शुरू हो गई थी जो वर्किंग कंडीशंस के, इनका एजेंडा क्या था, इनका एजेंडा था कि लिविंग कंडीशन जो है, वर्किंग कंडीशन जो है लोगों की बेटर बने, और ये सब फंड सेटअप करते थे, हेल्प करते थे मेंबर्स की जिनको ज़रूरत है, और यानी जो रिडक्शंस ऑफ वर्किंग आवर्स, और इनकी मांग थी काम के घंटे कम होनी चाहिए, और जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको पैसे से हेल्प कर सके और उनको वोट डालने का राइट मिल सके। तो ये इनका एजेंडा था। ये जो पार्टीज़ बन रही हैं सब ने अपनी अपनी, देख रहे हो किस तरीके से एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो सोशलिज्म की आइडिया को लेके ये आगे बढ़ते हैं सोशलिस्ट, और अपनी पार्टीज़ बनाते हैं अलग अलग। तो जर्मनी में ऐसे ही एक एसोसिएशन है जो वर्क क्लोजली विद किसके साथ काम कर रही है, सोशल डेमोक्रेट पार्टी के साथ, और ये हेल्प करती है पार्लियामेंट्री में सीट्स इसको मिलती भी हैं, और ये वहाँ का एसपीडी पार्टी है जर्मनी की, ठीक है। और 95 में सोशलिस्ट ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर एक लेबर पार्टी बनाती है ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टीज़ बन रही हैं, फ्रांस की है, और आप पढ़ रहे हो ब्रिटेन की है, जर्मनी की है। ये पार्टीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। और 1940 तक तो सोशलिस्ट जो थे वो सक्सेस नहीं हो पाए, अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए यूरोप में, ठीक है। इन्होंने पार्टीज़ बना ली और छोटी छोटी एसोसिएशन थी, वो मिलकर उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, और अपनी अपनी कंट्रीज़ में वो एसोसिएशन बना के एक इंटरनेशनल बॉडी बना रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। तो लेकिन उन्होंने फिर भी इन्फ्लुएंस करा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, कैसे एक लेजिस्लेशन शेप देने में एक इम्पॉर्टेंट रोल करा। चाहे गवर्नमेंट ना बना पाए, ठीक है, 60 में से 30 ही उनको सीट मिल रही हैं, तो वो पार्लियामेंट में बैठ के एक इन्फ्लुएंस तो डाल सकते हैं ना दूसरी पार्टी पे, जो जीतने वाली पार्टी है, कौन से कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स हैं, उनकी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं ना। क्योंकि भाई अब वो सामने तो बैठे हैं, मतलब ठीक है वो जीत नहीं पा रहे हैं, सोशलिस्ट उनकी पार्टी नहीं बनी, लेकिन वो एक शेप देने में लेजिस्लेटिव को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो सोसाइटी थी, और सोसाइटी के अंदर जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, समाज को चेंज को लेकर, फिर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आता है, फिर समाज के अंदर प्रॉब्लम आती हैं, फिर रेडिकल्स और लिबरल्स टॉकिंग करते हैं चेंज करने की बात, कि भाई चेंजेस होने चाहिए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से आइडिया जो थे इमर्ज हो रहे थे, अलग अलग जो सोशलिस्ट हैं सोशलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे रॉबर्ट ओवेन हैं और लुइस ब्लैंक हैं, और उसके बाद आपने कार्ल मार्क्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशलिस्ट रहे हैं, और उनकी आइडियोलॉजी में अभी हम देखेंगे रेवोल्यूशन रशिया का कितना इम्पैक्टफुल रहा। और फिर हमने देखा इंटरनेशनल सेकंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइज हुई, यानी सेकंड इंटरनेशनल बॉडी बनकर आई, किसकी, जो कोऑर्डिनेट करेगी इस एफर्ट को, और जो सोशलिस्ट के आइडिया हैं उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए पार्टी बनने लग गई थी। तो ये तो हमने पढ़ा था यूनिट 1, जो कि आपने देखा किस तरीके से चेंज आया यूरोप के अंदर, किस तरीके से सोशलिज्म की जो आइडिया था वो इमर्ज हुआ। अब हम देखेंगे कि इस आइडिया ने रशियन रेवोल्यूशन को, रशिया के अंदर रेवोल्यूशन की सिचुएशन कैसे क्रिएट करी, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।